हेलो टू एवरीवन। सीएसआर नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज का हमारा लेक्चर बेस्ड रहेगा एक्सरेज पर। ठीक है, तो एटॉमिक फिजिक्स में एक्सरेज आता है तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम लोग जो आईआईटी जैम और सीएसआर नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन एक्सरेज, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट भी जानेंगे। ठीक है, जिसमें हमारे पास कंटिन्यूस एक्सरेज, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज, मोसेलेला, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये जो क्वेश्चंस हैं उनके साथ भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले जो आगे वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरेज से। सो एटॉमिक फिजिक्स का एक टॉपिक है, हालांकि इसे सॉलिड स्टेट फिजिक्स में जो है एप्लीकेशन है इसका वहाँ यूज़ किया जाता है। थोड़ा सा मैं आपको एप्लीकेशन भी बता दूंगा एक्सरेज की, जिसमें आपको पता रहना चाहिए कि हमारे पास जो स्कैटरिंग फैक्टर है वो क्या चीज़ है। ठीक है, क्योंकि स्कैटरिंग फैक्टर के बिहाफ पे ही आप लोग थ्योरेटिकली बता सकते हैं कि हमें कहाँ पर इंटेंसिटी पीक्स जो है वो हमें XRD जो है वो उसके अंदर मिलेगी हमें, है ना, XRD पीक्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो वो सारा का सारा हमारे पास स्कैटरिंग फैक्टर का जो रहेगा वो पार्ट हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे इन द एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्सरेज। तो स्टार्टिंग हम लोग जब करेंगे तो एक्सरेज में हमें पता होना चाहिए कि एक्सरेज क्या होती हैं और ये किस प्रकार से इमिट होती हैं। ठीक है, इनकी वेवलेंथ रेंज क्या होती है और इनके टाइप्स क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहीं से डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सरेज क्या है। एक्सरेज हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और एक्सरेज की जो वेवलेंथ होती है दैट वाज लाइंग इन द एंगस्ट्रॉम रेंज। ठीक है, एंगस्ट्रॉम के अंदर होती है, यानी कि हमारे पास आप कह सकते हैं कि 1 से लेकर के 10 जो है हमारे पास 1 से लेकर के 10 एंगस्ट्रॉम के बीच हमारे पास ये वेवलेंथ एग्जिस्ट कर रही होगी। ठीक है, तो एक्सरेज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हुज वेवलेंथ इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो एक्सरेज हैं ये किस प्रकार से इमिट होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, हाई एनर्जी, ठीक है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर किसी टारगेट मटेरियल पर इंसिडेंट करवाया जाता है, बम्बार्ड करवाया जाता है। ठीक है, तो फिर ये जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इनर कोर के जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इस मटेरियल के एटम्स के, ठीक है, उनके साथ में क्या करेंगे, ये इंट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, और उनको नॉकआउट भी कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में एक्सरे फोटॉन्स जो है वो इमिट हो सकती है। अब एक्सरे फोटॉन्स जो है वो 2 टाइप्स की होंगी। एक तो जो फिनोमिना हो रहा है जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बम्बार्ड करवा रहे हैं ऑन दिस टारगेट मटेरियल, जिसका हमारे पास एटॉमिक नंबर ज़्यादा लेंगे। ठीक है, हाई Z होता है इस केस में। ठीक है, तो ऐसे केस में हमारे पास एक्सरेज जो इमिट होंगी या तो वो कंटिन्यूस होंगी या फिर कैरेक्टरिस्टिक होंगी। तो इस प्रकार से हमारे पास एक्सरेज के टाइप्स की बात करें ऑन द बेस्ड ऑफ फिनोमिना तो हम कहेंगे 1 इज कंटिन्यूस एक्सरेज एंड द सेकेंड वन इज कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले बात आती है कंटिन्यूस एक्सरेज। तो आप जानते हैं ये थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई चार्ज हमारे पास एक्सेलरेट करता है या डी एक्सेलरेट करता है तो ऐसे केस में जो एनर्जी है ये रेडिएशंस हैं वो इमिट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही कर रहे हैं हम लोग कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को जैसे ही हम लोग विद सम पोटेंशियल एक्सेलरेट करवा रहे हैं तो जैसे ही ये इनके जो एटम्स हैं, एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं, इनके अंदर ये जाएंगे तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग शेल्स में बैठे हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगेंगे, रिपेल करने लगेंगे। और जैसे ही रिपल्शन होगी तो ये जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की पहले जो हम लोग एक्सेलरेट करवा रहे थे एट दी हाई पोटेंशियल, तो इस केस में ये क्या करने लग जाएंगे, डी एक्सेलरेट करेंगे। ठीक है, ड्यू टू द रिपल्शन। तो डी एक्सेलरेट अगर करेंगे तो हमारे पास जो फोटोन्स है वो इमिट होंगे और उन फोटोन्स की जो रेंज है वो इस रेंज की होगी और एक्सरेज हमारे पास ये इमिट हो जाती हैं। ठीक है, और क्योंकि जैसे जैसे ये डी एक्सेलरेट करता रहेगा, ऑब्वियसली जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स में ये इंट्रैक्शन करता रहेगा, ठीक है, तो हमारे पास कंटिन्यूस एक्सरेज जो है वो इमिट होंगी। तो ऐसा हम डिस्कस कर रहे हैं कि मान लेते हैं हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास कुछ शेल्स हैं और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे पास रिवॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो हम लोग जानते हैं 2n² से रिप्रेजेंट करी जाती है। ठीक है, तो वो K शेल, L शेल, M शेल उनके बिहाफ पे डिपेंड करेगा। तो ये एक एटम का मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही हमारे पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को वैसे इस प्रकार से नहीं, ऐसे नोट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही हमारे पास यहाँ आएगा तो यहाँ अदर इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं। जैसे यहाँ इस शेल के अंदर 2 हैं, है ना, नेक्स्ट में हमारे पास कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास 8 हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट में इसके बाद हमारे पास, ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास 18 हो जाएंगे। ठीक है, तो ओके,
नेक्स्ट हमारे पास 18 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ में धीरे धीरे क्या करता रहेगा, इंटरेक्शन करता रहेगा और रिपल्शन के कारण ये डीएक्सेलरेट हो जाएगा। और जैसे डीएक्सेलरेट होगा तो हमारे पास क्या होगा, कंटिन्यूसली हमारे पास जैसे अंदर जाता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स के इंटरेक्शन की वजह से कंटिन्यूसली एक्सरे फोटोन्स जो है वो इमिट करता रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूस एक्सरेज। ठीक है, और फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज भी इसी फिनोमिना में हो सकता है अगर ये इलेक्ट्रॉन जो हाई एनर्जी का है, अगर ये इनर कोर के इलेक्ट्रॉन्स को किसी को भी नॉकआउट कर देगा मान लो। ठीक है, तो किसी भी अगर इलेक्ट्रॉन जो है इनर कोर का उसको ये नॉकआउट करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन के साथ ये बाहर निकलेगा। ठीक है, तो उस इलेक्ट्रॉन को लेकर के बाहर निकलेगा, हम ऐसा कह सकते हैं। दैट मीन्स एक जगह पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, और एक जगह नहीं होती, एक्चुअल में एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो क्योंकि वो वैकेंसी जब क्रिएट होगी तो क्या होता है कि जो हायर जो शेल होती है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस वैकेंसी को फिल करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, और जैसे यहाँ पर आएंगे तो ट्रांजिशन जब होगा तो इस ट्रांजिशन के दौरान में फिर एक एक्सरेज जो फोटोन्स हैं वो हमारे पास इमिट होंगी, एंड दीज आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। ठीक है, तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कंटिन्यूस एक्सरेज में क्या होता है कि व्हेन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स bombard on an element of high atomic number, then due to repulsion with inner shell electrons, the initial electron gets deaccelerate and emit radiations continuously. ठीक है, and its range lies in X-ray region. ठीक है, that means lambda is of the order of angstrom. So these X-rays, these X-ray photons which are emitting continuously due to the deacceleration of the incident electrons, ठीक है, then these are called continuous X-rays. ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट आता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज में क्या होगा, व्हेन इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन knocks out inner shell electron, then vacancy gets created, and to fill this transition occur from higher shell, ठीक है, to that shell where vacancy is created. ठीक है, this transition generates characteristics X-ray photon. ठीक है, तो ये फिनोमेना हमें देखने को मिल रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स और कंटिन्यूस एक्सरेज में। ठीक है, अच्छा एक चीज और है कि अगर एनर्जी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, इनकी रेंजेस के बिहाफ पे अगर आप एक्सरेज को डिवाइड करना चाहें तो उसके बिहाफ पे ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, एक हमारे पास होती हैं सॉफ्ट एक्सरेज, ठीक है, और एक होती है हार्ड एक्सरेज। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास में लैम्डा जो है ना वो हमारे पास में मान लेते हैं हमारे पास शॉर्टर वेवलेंथ का फोटोन मान लो या एक्सरे फोटोन वो जनरेट हो रहा है, दैट मीन्स उसका वेवलेंथ कितना है, मिनिमम है। तो अगर वेवलेंथ मिनिमम होगा दैट मीन्स एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, तो मैक्सिमम एनर्जी का अगर फोटोन हमारे पास जनरेट हो रहा है जिसमें वेवलेंथ उसका मिनिमम होगा, तो ऐसे केस में हमारे पास दैट वाज हार्ड एक्सरेज। ठीक है, हार्ड एक्सरेज का मतलब ये हो गया कि उसकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो किसी भी मटेरियल में अगर वो पेनिट्रेट करेगा तो आप ये जानते भी हैं कि जो इंटेंसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है ना। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, I = I0 e⁻⁻μx।
ठीक है, ये हमारे पास होता है। तो ये x जो है वो थिकनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई नोड जो है वो इनिशियल जो हमारे पास है इंटेंसिटी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x के साथ ये वेरी भी कर रहा है आप देख सकते हैं। और ये जो म्यू है ये दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, कितना एब्जॉर्ब किया उस बात को भी बता रहा है, ठीक है। और इसका जो हमारे पास में यूनिट होगा दैट वाज नथिंग बट मीटर इनवर्स, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से वो एक्सप्रेशन दिया जाता है कि कोई भी एक्सरे हमारे पास में जो है उसको इंसिडेंट करवाते हैं किसी मटेरियल के ऊपर तो कितनी इंटेंसिटी को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, दिस इज गिवन बाय दिस रिलेशन, ठीक है। तो हार्ड एक्सरेज में हमने देखा कि एनर्जी इसकी मैक्सिमम रहेगी, ठीक है, दैट मींस इसकी पेनिट्रेशन पावर भी अधिक रहेगी और इसका वेवलेंथ क्या होगा, शॉर्ट होगा या मिनिमम होगा, ठीक है। सॉफ्ट एक्सरेज ठीक इसके अपोजिट है, यानी इसमें एनर्जी मिनिमम होगा, वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम। ओके, तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड एक्सरेज एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूस एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग जो बात करते हैं वो ये है कि यहाँ से हमारे पास जो है एक इंटेंसिटी और जो वेवलेंथ है इसके बीच में पे एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस ग्राफ पे बिहाफ पे आप लोग जो है अलग अलग आपको पीक्स देखने को मिलेंगी, तो उस पर भी मैं एक बार जो है ग्राफ आप लोगों को बना के बता देता हूँ। देखो इस प्रकार का हमारे पास ग्राफ बनेगा, अगर आप लोग इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ बना के देखेंगे तो कुछ यहाँ से मान लीजिए आपका ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जीरो से भी कर सकते हैं बट जीरो नहीं होगा स्टार्टिंग में हमारे पास, क्योंकि जिस भी आप मतलब हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा जिसको आप बम्बार्ड करवा रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल है वहाँ पे, है ना। तो अगर पोटेंशियल है तो हमारे पास लैम्डा भी एग्जिस्ट करेगा बाय यूजिंग द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ना। लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है, ये हमारे पास होता है h/p विच इज नथिंग बट √2mEV, है ना। तो क्योंकि देयर इज सम पोटेंशियल देयर इज सम वेवलेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर जीरो से ग्राफ जो है वो स्टार्ट नहीं होने वाला है, आप थोड़ा सा इसको आगे से ले जाएंगे ग्राफ को, ठीक है। तो यहाँ से मान लेते हैं हम इस ग्राफ को ले जाते हैं, तो इस प्रकार से ये ग्राफ जाएगा और यहाँ पर इंटेंसिटी पीक्स आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इंटेंसिटी पीक्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एनर्जी क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम है, ठीक है। या हम कह सकते हैं यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो मिनिमम है, ठीक है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ का जो पोटेंशियल है दैट इज आल्सो मैक्सिमम, ठीक है। और जैसे ही इसको हम लोग आगे जैसे कंटिन्यूस एक्सरेज हम लोग जो है देख रहे हैं पहले इमिट हो रही हैं, तो दिस रिप्रेजेंट कंटिन्यूस एक्सरेज, ठीक है। कंटिन्यूसली यहाँ पर एक्सरेज जो इमिट होंगी, सो दिस इज कंटिन्यूस एक्सरेज। और ये जो पीक्स आपको देखने को मिल रही है ना, दीज पीक्स डिनोट्स द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, ठीक है। दैट मीन्स ट्रांजिशन विल अकर, ठीक है। और ट्रांजिशन भी सिलेक्शन रूल्स को फॉलो करते हुए होगा। सिलेक्शन रूल इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं, डेल एल इज इक्वल टू +-1 होता है, तो इस सिलेक्शन रूल को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। इसको मैं लेकर के चर्चा करूंगा। जैसे हमारे पास में डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज हो सकती हैं, डिपेंडिंग की ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, ठीक है। जैसे के शेल के अंदर हम देख रहे हैं तो के शेल में n इज इक्वल टू 1 में ही होगा, है ना। के शेल का अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है तो ट्रांजिशन या तो 2 से 1 पॉसिबल है, 3 से 1 पॉसिबल है ना, 4 से 1 पॉसिबल है एंड डैश डैश होता रहेगा इस प्रकार से, ठीक है। तो जैसे 2 से 1 हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं के अल्फा एक्सरे इमिट होगी। इसी प्रकार से 3 से 1 हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, के बीटा एक्सरे इमिट होगी। 4 से 1 होगा तो हम क्या कहेंगे, के गामा एक्सरे इमिट होगी, इस प्रकार से। इसी प्रकार से मान लेते हैं हमारे पास जो एल शेल है उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो हम कहेंगे कि उसकी वैकेंसी क्रिएट करने उसकी वैकेंसी हमारे पास फिल करने के लिए n इज इक्वल टू 2 में कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन जो है वो आ रहा होगा, ठीक है, जो आउटर शेल्स हैं, ठीक है। तो हम ऐसा कहेंगे कि n इज इक्वल टू या तो 3 से आ सकता है, n इज इक्वल टू 4 से आ सकता है, इस प्रकार से हमारे पास रहेगा, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे हमें जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज मिलेंगी दैट वाज एल अल्फा, ठीक है, एल बीटा, एल गामा एंड सो ऑन, ठीक है। इस प्रकार से हमें देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये हमारे पास उन पीक्स को रिप्रेजेंट करने लग रहा है जो इंटेंसिटी वेवलेंथ के साथ यहाँ पे ये ग्राफ बनाया जा रहा है, ठीक है। तो सर्टेन वेवलेंथ के ऊपर आप देख रहे हैं हमें पीक्स देखने को मिल रही हैं, ठीक है। सो दिस आर डिनोट्स द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली इमिट हो रहा था, कंटिन्यूसली, ठीक है, लेकिन बीच में हमें जो है किन्हीं सर्टेन वेवलेंथ्स पे हमें पीक देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो के शेल के लिए भी आप जो है इसमें बना सकते हैं, इसी प्रकार से एम एल के लिए बना सकते हैं, एम के लिए बना सकते हैं पीक्स, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा। तो अब जैसे मान लो के शेल के लिए मैंने बनाया, तो के शेल में हमारे पास देखें जैसे के अल्फा है, के बीटा है, के गामा, इस प्रकार से रहेगा। तो ये वाला जो है हमारे पास पीक, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा अगर हमसे पूछा जाए के अल्फा और के बीटा में से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले पीक का हम लोग देखेंगे इंटेंसिटी अधिक है ना। इंटेंसिटी देखिए यहाँ पे इंटेंसिटी इस वाली पीक से अधिक है ना, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो वेवलेंथ है वो इसका हमारे पास ज्यादा एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो वेवलेंथ ज्यादा कब होगा, आप ऐसा देखिए, वेवलेंथ ज्यादा है इसका मतलब एनर्जी कम है, ठीक है। देखिए हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये वाला के अल्फा को डिनोट कर रहा है या के बीटा को डिनोट कर रहा है।
तो इन दोनों में से अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो वेवलेंथ है वो इस वाले पीक के लिए हमें अधिक मिल रहा है ना वेवलेंथ, दैट मीन्स एनर्जी इसका कम है फोटोन का ना। तो एनर्जी अगर कम है इसका मतलब डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स इज आल्सो लेस, है ना। जो हमारे पास एनर्जी है एक्सरे फोटोन का जो इमिट हो रहा है, अगर वो एनर्जी मुझे कम मिल रहा है, दैट मीन्स कि जो हमारे पास दो लेवल्स हैं जिनके बीच हमारे पास ट्रांजिशन हो रहा है, जैसे यहाँ पे एल से के में हो सकता है, ठीक है, एम से के में हो सकता है, तो वो एनर्जी कम होनी चाहिए। तो कम कब होगी? जब ट्रांजिशन बहुत नज़दीक से होगा, यानी कि n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम जानते हैं के अल्फा एक्सरेज इमिट होती हैं, तो के अल्फा एक्सरेज की हम जान रहे हैं यहाँ से कि वेवलेंथ अधिक मिल रही है मुझे, क्योंकि एनर्जी इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या मिलती है मुझे? कम मिल रही है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा कि दिस रिप्रेजेंट्स के अल्फा एंड दिस रिप्रेजेंट्स के बीटा, ठीक है, के अल्फा एंड के बीटा, ठीक है। एक्चुअल में बहुत नज़दीक से अगर आप देखेंगे तो के अल्फा के कोरस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर दो वेवलेंथ नजर आएंगे, ठीक है। तो उस पर भी मैं चर्चा करूंगा के अल्फा हमें नज़दीक में दो वेवलेंथ क्यों नजर आती हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ पे दो ट्रांजिशन हो रहे होते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं n इज इक्वल टू 2 से लेकर के जब 1 में आप जाएंगे ना, तो इस केस में दो ट्रांजिशन हो रहे होते हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो उस पर मैं एक बार डिस्कस करता हूँ ऐसा कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा इसका, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक तो कंटिन्यूस एक्सरेज और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के न्यूमेरिकल करने के लिए हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि बताइए हमारे पास जो पोटेंशियल है ना, वी मैक्सिमम, ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा मिनिमम। तो ये रिलेशन आपसे पूछा जा सकता है फॉर द केस ऑफ कंटिन्यूस एक्सरेज। तो कैसे निकालेंगे आप? देखिए, जिस भी आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवा रहे हैं तो उसका पोटेंशियल मैक्सिमम कितना है? वी मैक्सिमम आपने माना है, और जो हमारे पास एक्सरे फोटोन वो इमिट कर रहा होगा, कंटिन्यूस एक्सरे इमिट कर रहा होगा, तो ऐसे केस में उसकी वेवलेंथ मिनिमम मिलेगी और एनर्जी मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है। तो हम यहां से देख सकते हैं कि जो QV होता है बाय एनर्जी कंजर्वेशन भी आप देख सकते हैं, QV इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है दिस वाज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू इमिटिंग एक्सरे फोटोन एनर्जी, ठीक है। तो आप यहां से कह सकते हैं कि जो चार्ज है वो E के बराबर रहेगा, पोटेंशियल हमें मैक्सिमम मिल रहा है, ठीक है, एंड दिस शुड इक्वल टू hc बाय लैम्डा एंड लैम्डा इज मिनिमम, ठीक है। तो यहां से जो लैम्डा मिनिमम है, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो मैं लैम्डा मिनिमम का फॉर्मूला यहाँ से बता सकता हूँ कि hc अपॉन में EV मैक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपसे अराइज कर सकता है, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज में ट्रांजिशंस हो रहे हैं ना, तो ट्रांजिशन में हम लोग पढ़ चुके थे पहले कि जो हमारे पास बोहर मॉडल है वो वेवलेंथ जो है उसके बारे में बता सकता है, वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी है ना, इनके बारे में हमें बताता है ड्यूरिंग द ट्रांजिशंस। तो ट्रांजिशन के दौरान मान लीजिए आप लोगों ने वेवलेंथ निकालना है, तो आप बोहर मॉडल में जो इस्तेमाल किया हुआ फॉर्मूला था, ठीक है, विच इज़ 1 बाय लैम्डा इज नथिंग बट r इन्फिनिटी, ठीक है, एंड z स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 1 बाय nf स्क्वायर एंड माइनस में हो जाएगा 1 बाय ni स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आप लोग जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये ni रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनिशियली जिस शेल में इलेक्ट्रॉन था जहां से ट्रांजिशन हो रहा है वो उसमें n की वैल्यू कितनी होगी, और nf रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल जहां पर इलेक्ट्रॉन वैकेंसी को फिल कर रहा है ना, वो वाली शेल के लिए n का वैल्यू कितना है, ओके। यार इन्फिनिटी रेडबर्ग कांस्टेंट है फॉर द इन्फिनाइट न्यूक्लियर मास, अज्यूमिंग कि हमारे पास कुछ इन्फिनाइट न्यूक्लियर मास रहेगा, और ये z जो है उसका वैल्यू 1 लेते थे जब हम हाइड्रोजन एटम की सॉल्व करते थे प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो अब इस केस में क्या है कि जैसे हम लोग जान रहे हैं कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है, बहुत सारी शेल्स होंगी, शेल्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जैसे ही ट्रांजिशन हो रहा होगा तो ट्रांजिशन होते समय पे क्या होगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन मान लो अपर शेल में है, ठीक है, किसी भी शेल में, अपर वाली शेल में है, आउटमोस्ट शेल के अंदर है, और वहां से जब ये अंदर की तरफ आएगा, ठीक है, उस वैकेंसी को फिल करने के लिए, तो क्या होगा, उसको इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे होंगे, न्यूक्लियस के साथ साथ उसको इलेक्ट्रॉन्स भी नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ एक स्क्रीनिंग फैक्टर जो है ना वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो जैसे z का जो वैल्यू रहेगा ना, तो z को रिप्लेस कर दिया जाता है किससे? z माइनस b से, ठीक है। तो b यहाँ पर कुछ नहीं है, b यहाँ पर स्क्रीनिंग फैक्टर है, स्क्रीनिंग फैक्टर है। स्क्रीनिंग फैक्टर का मतलब हो गया कि हमारे पास ये जो न्यूक्लियस है ना, दिस शुड बी शील्डेड बाय सम इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो ड्यूरिंग द ट्रांजिशन कि जो हमारे पास हायर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या देख रहे होंगे, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को भी हमारे पास एक्सपीरियंस कर रहे होंगे ना ड्यू टू द शील्डिंग इफेक्ट। तो एक शील्डिंग फैक्टर जो है वो आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, दैट वाज नथिंग बट बी। तो अगर इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा z माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास आएगा z माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला आया है, दिस फॉर्मूला कम्स फ्रॉम द बोहर मॉडल एंड दिस रिप्रेजेंट्स द वेवलेंथ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम NF टू Ni, ओके। तो अब जैसे मान लेते हैं आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि फॉर
के अल्फा एक्सरेज। ठीक है, मान लेते हैं क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि के अल्फा एक्सरेज है और आपने कॉरस्पॉन्डिंग जो है वेवलेंथ निकालना है, किसी एटॉमिक नंबर आपको दे रखा है मटेरियल का, ठीक है, या मटेरियल के बारे में आपको बता दिया कि भाई हमारे पास सोडियम है, कोबाल्ट है, ठीक है, तो इस प्रकार से आपको दे दिया कि उसके लिए Z का वैल्यू, ठीक है, B का वैल्यू आपको नहीं देगा, तो B का वैल्यू कैसे पता लगाएंगे, जैसे के अल्फा एक्सरेज मोस्टली जो एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि उसके लिए B का वैल्यू याद करना आसान है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि के अल्फा एक्सरेज के लिए ये जो B है विच इज नथिंग बट स्क्रीनिंग फैक्टर, इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो ये हम कैसे पता लगाएंगे, देखिए जैसे ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है, तो यहाँ जो हमारे पास है दिस इज के शेल, और के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज एल शेल, तो एल शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब देखिए जैसे हमारे पास यहाँ जो के शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं, और आप जानते हैं के अल्फा के अंदर क्या होता है कि n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में ट्रांजिशन हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर ये ट्रांजिशन हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे वैकेंसी है, अगर यहाँ पे वैकेंसी है इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में मौजूद है लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है, जिसकी वैकेंसी फिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एल शेल से यहाँ पर आ रहा है। तो जब वो आएगा इलेक्ट्रॉन एल शेल से के शेल के अंदर, तो यहाँ पर जब आएगा तो वो क्या देखेगा कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन भी नजर उसको आ रहा है ना, तो स्क्रीनिंग फैक्टर जो यहाँ पर रहेगा दैट्स वैल्यू शुड बी ऑलमोस्ट 1। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट 1 होता है, बट ऑलमोस्ट 1 आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, बिकॉज इट इज दिस न्यूक्लियस इज शील्डेड बाय ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई व्हेन द ट्रांजिशन मेक्स बाय दिस एल शेल इलेक्ट्रॉन टू दिस के शेल इलेक्ट्रॉन टू फिल दिस वैकेंसी, देन it sees only this electron, ठीक है, only this 1 electron, so that's why the value of this B is nearby 1। ओके, तो यहाँ पर B का वैल्यू क्योंकि नियर बाय 1 आप ले रहे हैं, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर इन्फिनिटी, और यहाँ से हो जाएगा Z माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई, ठीक है, NF मतलब फाइनल जहाँ पे आएगा ना, तो फाइनल n इज इक्वल टू 1 पे आ रहा है, तो 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस में 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप वैल्यू सोल्व कर सकते हैं। अब एक बात और है, मान लेते हैं आपसे एनर्जी निकलवा लेता है, एनर्जी ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ HC से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और ये मेरे पास एनर्जी आ गया, और ये जो R इन्फिनिटी HC होता है इसका वैल्यू आप लोगों ने पढ़ा होगा एटॉमिक फिजिक्स में, दैट्स वैल्यू इज नथिंग बट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो फिर उस प्रकार से न्यूमेरिकल कर लेंगे, वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास में वेवलेंथ पूछा है इस कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज का, या फिर हमारे पास इसका जो है आपसे एनर्जी पूछ रखा है। और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि जो मिनिमम वेवलेंथ है यहाँ से क्वेश्चन बनता है एक्चुअल में। ओके, तो ये मैंने कंटिन्यूस और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज का ये ग्राफ बनाया इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का, जैसे मैंने इसके लिए के शेल के लिए बनाया, आप एल शेल के लिए बना सकते हैं। ठीक है, तो अब एक और क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि आप देखेंगे ये जो के अल्फा एक्सरेज है ना, ये जो के अल्फा एक्सरेज जो यहाँ पे है, ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पे 2 पीक्स नजर आती हैं, और वो 2 पीक्स बहुत नजदीक होती हैं, तो मतलब वो 2 पीक्स हमें कोरस्पॉन्ड कर रही होंगी 2 वेवलेंथ्स को। ठीक है, तो ये 2 वेवलेंथ आई कहाँ से, आपको ये पता रहना चाहिए। तो देखिए के अल्फा एक्सरेज में मैंने बताया n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, तो n इक्वल टू 2 वाली जो शेल है, n इक्वल टू 2 में हमारे पास क्या हो सकता है, या तो 2s हो सकता है या 2p हो सकता है ना, 2s और 2p हो सकता है, और n इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास ओनली 1s होगा। तो ट्रांजिशन हमारे पास कितने पॉसिबल हैं, ट्रांजिशन हमारे पास 2p से 1s पॉसिबल है और 2s से 1s पॉसिबल है, लेकिन आपने एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ा होगा कि ये जो 2p लेवल है इट फर्दर एक्चुअल में डिवाइड होता है ना, फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग, मैंने इसके ऊपर लेक्चर भी लिया था, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, 2-3 दिन पहले ही लिया था मैंने। तो ये जो 2p है ना, ये फर्दर डिवाइड होता है एक्चुअल में फाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग बोलते हैं, और उसका कारण भी मैंने बता दिया था। इसके 2 मुख्य कारण हैं, एक तो आप जब रिलेटिविस्टिक जो करेक्शंस हैं जब वो करते हैं, ठीक है, उस समय पे होगा रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी टर्म इंक्लूड करने से, और दूसरा होगा कि स्पिन और ऑर्बिट्स की इंटरेक्शन हो रही होती है। ठीक है, तो ये 2p लेवल जो है वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ठीक है, आपको पता है एक p हाफ और एक p 3/2। ठीक है, और ये हमारे पास s हाफ में रहेगा। तो ट्रांजिशन जो हो रहे हो सकते हैं वो आपको 3 ट्रांजिशन देखने को मिल सकते हैं, है ना। 3 ट्रांजिशन कौन कौन से, एक तो मैं कह रहा हूं कि p हाफ से s हाफ, ठीक है, फिर इसके बाद इस p 3/2 से यहां से s हाफ, और एक लास्ट आपको देखने को मिल सकता है s हाफ से s हाफ। बट क्या ये वाला पॉसिबल है क्या, s हाफ से s हाफ? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चेंज इन जो एंगुलर मोमेंटम है दैट वाज नथिंग बट 0, है ना। तो हम जानते हैं यहाँ पे कि जो डेल l होता है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं s के लिए l का वैल्यू कितना होता है 0, इस s के लिए l का वैल्यू 0, तो डेल्टा l जो हो जाएगा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम दैट वाज नथिंग बट 0, बट डेल्टा l इज इक्वल टू 0 इज एक्चुअली फॉरबिडन,
हमारे पास फॉरबिडन होता है। आप ऐसा भी देख सकते हैं कि L इज इक्वल टू 0 to 0 इज फॉरबिडन, ठीक है। तो ऐसे केस में ये वाला ट्रांजिशन आपको देखने को मिलेगा नहीं, तो ये वाला ट्रांजिशन हो रहा है और ये वाला ट्रांजिशन, इसलिए जो K अल्फा एक्सरे जो इमिट होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको 2 शॉर्ट वेवलेंथ आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। और जो 2 वेवलेंथ मिलेंगी वो बहुत नज़दीक आपको मिलेंगी, ठीक है, नज़दीक आपको देखने को मिलेंगी। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ से सामने आ रही थी, ठीक है। और अब हम लोग जो है क्वेश्चन भी डिस्कस कर सकते हैं, हालांकि एक मोसेले लॉ और आता है तो उसमें भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इससे पहले आप लोग ये क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, एक न्यूमेरिकल है मतलब, ठीक है, न्यूमेरिकल कर सकते हैं आप लोग। फाइंड दी वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ नहीं एनर्जी निकाल लीजिए, ठीक है। फाइंड द एनर्जी ऑफ K अल्फा एक्सरे, ठीक है, फोटोन emitted in sodium, ठीक है। तो सोडियम के केस में जो K अल्फा एक्सरे फोटॉन्स जो इमिट होगा उसका एनर्जी जस्ट आपने कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसमें, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि hc बाय लैम्डा, अब मैंने बताया था एनर्जी निकालना, तो hc बाय लैम्डा दिस इज इक्वल टू, ये R इंफिनिटी hc है, तो इसका वैल्यू मैंने आपको बता दिया था, दिस वैल्यू यू हैव टू रिमेंबर एक्चुअली, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरे पास आता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो दैट वाज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, नेक्स्ट इज Z-1, ठीक है, स्क्रीनिंग फैक्टर 1 है इस केस में, और Z का वैल्यू सोडियम के लिए कितना होता है हम जानते हैं 11 है ना, 11 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे। एंड नेक्स्ट इज 1/1, ठीक है, एंड माइनस में 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। ओके, सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेरा आंसर यह आने वाला है। तो 13.6 इंटू में हो जाएगा हमारे पास 100, ठीक है, और इंटू में हो जाएगा हमारे पास ये 3/4, ठीक है। और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं इसका वैल्यू हो जाएगा 1360 इंटू 3/4, ठीक है। क्या ये कैंसिल हो रहा है क्या यहाँ पे, कैंसिल आउट हो सकता है ना, 4 3 पर, ठीक है, और 4 0, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। और इसमें लिख सकते हैं 0, ठीक है, 2, और ये आ जाएगा हमारे पास 1020 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है। अच्छा, ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है दरअसल, आप ध्यान से देखिएगा कि जो हमारे पास जो एनर्जी होता है ना वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एग्जिस्ट करता है एक्सरेज के लिए। आप चाहे प्रीवियस ईयर के उठा लो क्वेश्चंस, ठीक है, किसमें जो हमारे पास CSIR नेट के उसमें आप देखें कि किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ठीक है। तो ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो सकता है, दैट्स वैल्यू इज नथिंग बट 1.02 है ना, 1.02 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वेरिएशन हो सकता है देखो इसके आंसर में, ठीक है, एक्चुअल आंसर 1.02 नहीं होगा, बट 1.02 अगर आपसे न्यूमेरिकली पूछ रहा है तो ये वैल्यू होगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटली आप ऑब्जर्व करेंगे तो 1.02 के अराउंड आएगा, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू 1.02 नहीं आएगा, और इसका कारण मैंने आपको बता दिया कि जो स्प्रिंगिंग फैक्टर आप ले रहे हैं 1, एक्चुअल में वो 1 नहीं होता, 1 के नज़दीक होता है बिल्कुल, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और अब मैं बता देता हूँ मोसेलेला क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, नेक्स्ट इज मोसेलेला, ठीक है। तो ये हम थ्योरी पार्ट इसको फिनिश कर देंगे, एंड देन इसके बाद हमारे पास जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। और फिर हम एप्लीकेशन बता देंगे कि एक्सरे की एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। सो यहाँ पर मोसेलेला है, तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास ये रिलेशन है, थ्योरेटिकली अगर आप देखें तो इस रिलेशन में आप देखेंगे कि जो hc बाय लैम्डा है, ठीक है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z-1 का होल स्क्वायर, है ना। ये आप ऐसा कह सकते हैं कि 1 बाय लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z-1 का होल स्क्वायर, है ना। और आप जानते हैं कि लैम्डा कितना होता है, c/ν होता है, ठीक है। तो अगर इसको यहाँ पर पुट किया जाए तो वी आर गेटिंग द रिलेशन दैट ν इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर अगर यहाँ से हटा दें तो मेरे पास इधर आ जाएगा √ν। सो √ν इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z-1। वैसे 1 नहीं, आप b यूज कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, विच इज स्क्रीनिंग फैक्टर। ओके, सो दिस रिलेशन, ये जो रिलेशन आप देख रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो सम कांस्टेंट a आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। हालांकि मुझे तो रिलेशन देखना है, तो ये रिलेशन जो होता है ना, दिस इज गिवन बाय द मोसेले, ठीक है। तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड मोसेलेला, ठीक है। तो ये मोसेलेला जो है वो एक्चुअली जैसे मैंने आपको थ्योरेटिकली कैलकुलेट करके बताया ना ये चीज़, तो थ्योरेटिकली उसने कैलकुलेट नहीं किया था, उसने एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को कैलकुलेट किया था, ठीक है। डिफरेंट ट्रांजिशन जब हुए तो उसके करस्पॉन्डिंग उसने जो है फ्रीक्वेंसी देखा अलग अलग केसेस में, और एटॉमिक नंबर जो है उसको वेरी करवाया, मतलब अलग अलग मटेरियल पे एक्सरेज को इमिट करवा करके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करवा के जो एक्सरेज फोटॉन्स इमिट हो
हो रहे थे उनकी फ्रीक्वेंसी वो देखता चला गया, और फिर उसके बाद उसने जब ग्राफ प्लॉट किया तो देखा उसने ये रिलेशन जो है सेटिस्फाई हो रहा था। तो वो चीज़ एक्सपेरिमेंटली हो सकता है, और एक्सपेरिमेंटली ही उसने किया था। और थ्योरेटिकल हम देखें बोहर मॉडल से तो वो भी हमारे पास यही आने लग रहा है, दैट मीन्स बोथ आर एक्चुअली सेम। ठीक है, तो थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली दिस इज सेम। ठीक है, अच्छा इसमें ग्राफ भी आप जो है बना सकते हैं सिंपली √न्यू का। अगर आप z के साथ ग्राफ बनाना चाहें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आ रहा है ना, तो स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ जाएगा, दिस इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमारे पास ग्राफ जो है वो ड्रा हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग जो है क्वेश्चंस पर प्रोसीड करते हैं। सो देखिए ये हमारे पास 3 क्वेश्चन है जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डाटा ये मैंने लिया है यहाँ से। तो ये जैम 2021 का क्वेश्चन है, ये नेट 2019 का क्वेश्चन है, और ये 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको के अल्फा एक्सरेज जो इमिट होंगी उसके लिए वेवलेंथ निकालना है फॉर द एलिमेंट मोलिब्डेनम, जिसके लिए आप जानते हैं कि z का वैल्यू कितना है 42, वैसे ही गिवन भी था। ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम में आपने इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बहुत आसान रहेगा, आप लोग जानते हैं फॉर्मूला कि 1/λ के अल्फा के लिए जो आप निकालेंगे देन दिस कम्स आउट टू बी r इंफिनिटी। ठीक है, एंड z - 1 का होल स्क्वायर एंड 1/ni²। ठीक है, -1/nf²। ठीक है, यहाँ पे nf आएगा। ठीक है, यहाँ पे n है। ठीक है, ये मेरे पास होता है। तो इस फॉर्मूले आपने सारी चीज़ें पुट कर देनी, जिससे इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.09 × 10⁻7 मीटर इनवर्स। ठीक है, z का वैल्यू आपको दे रखा है 42। ठीक है, और हमारे पास जो फाइनल होता है दैट वाज हमारे पास 1 वैल्यू होती है ना, जैसे के अल्फा शेल है तो इसका मतलब एल शेल से के शेल में जा रहा है, तो के शेल में फाइनल कितना हो गया 1 वैल्यू। ठीक है, और इनिशियली एल शेल का इलेक्ट्रॉन था तो हमारे पास एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, एल शेल के लिए एन का वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बस जस्ट यहाँ सारी वैल्यूज पुट करनी है, और इसका आप जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास मीटर के अंदर ये आंसर आएगा। हालांकि एंगस्ट्रॉम के अंदर आप उसको कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, देखो 10⁻7 लगा हुआ है ना यहाँ से, तो एंगस्ट्रॉम में हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि जस्ट आप इसको अपोजिट करेंगे तो 10⁻7 आ जाएगा ना। तो 10⁻9 चाहिए तो आप एक काम कर देना, 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये वाला क्वेश्चन आसान है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में गिवन है, देखिए ये स्टेटमेंट गिवन था, बट मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूं किस प्रकार से था कि के शेल में कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, के शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है, और यहां से जब एक फोटोन को इंसिडेंट करवाया जा रहा है जिसकी एनर्जी 115.62 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ऐसे केस में ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से बाहर निकल जाता है, मतलब आयोनाइज हो जाता है, ऐसा दे रखा था आयोनाइज हो जाता है। एंड दिस इज द केस ऑफ बेरिलियम, है ना, बेरिलियम का ये केस था। तो बेरिलियम का ये जो के शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, ड्यू टू दिस फोटोन इंसिडेंट, ड्यू टू दिस फोटोन एब्जॉर्प्शन, दिस इलेक्ट्रॉन एक्चुअली गेट्स आयोनाइज्ड। ठीक है, एंड देन you have to find out what is the kinetic energy of this electron, एंड इसकी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो वैकेंसी है, ठीक है, ये हमारे पास होल क्रिएट होगा, तो इसकी वैकेंसी फिल करने के लिए एल शेल का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा है, और इस केस में जो फोटोन इमिट हो रहा है दैट वाज 109.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन हमें दे रखा था। ठीक है, आल्सो हमें ये भी दे रखा है कि जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है इस एल शेल के लिए वो भी गिवन है 6.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो जो भी डाटा दे रखा है ना उसका यूज करते हुए हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए इस क्वेश्चन के अंदर कि जो भी हमारे पास फोटोन इंसिडेंट आप करवा रहे हैं उस फोटोन को ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है, और फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस के शेल में इसको आयोनाइज हो गया। आयोनाइज होने का मतलब ये बाहर निकल गया यहाँ से। ठीक है, दैट मीन्स इसको हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल वाला। ठीक है, और फिर उसके बाद प्लस में उसको काइनेटिक एनर्जी भी मिली है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी अमूमन तौर पे हमें दी नहीं रहती है ना, काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास, लेकिन यहाँ देखिए काइनेटिक एनर्जी भी मिली हुई है और वही आपसे पूछा गया है। तो इसमें जब आप गिवन डाटा से इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे तो मेरे पास जो इक्वेशन बन के सामने आएगी, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में, दैट वाज नथिंग बट हम ऐसा कह सकते हैं कि द इंसिडेंट गामा फोटोन एनर्जी दैट शुड इक्वल टू, ठीक है, एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ दिस के शेल, एंड प्लस में हमारे पास हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। Okay, now this value is given to you 115.62 kilo electron volt, and this value you have to find out, so question mark, but ये हम मुझे नहीं पता तो ये मुझे निकालना है। हालांकि ये जरूर पता है कि जब आयोनाइजेशन पोटेंशियल या बाइंडिंग एनर्जी निकाल रहे हैं के शेल के लिए, देन दैट वाज E इंफिनिटी माइनस हो जाएगा E के। ठीक है, यानी एनर्जी जब फ्री हुआ है तो हमारे पास इन्फिनिटी पर एनर्जी निकाल लीजिए और माइनस में के शेल पे जो एनर्जी थी उसकी इलेक्ट्रॉन की वो देख लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्फिनिटी जब n इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है तो उस समय एनर्जी कितना होता है 0। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस ऑफ E के। तो आप माइनस E के का वैल्यू आप कैलकुलेट अगर कर लिए तो इक्वेशन हो जाएगा सॉल्व।
ठीक है। अब देखिए जो मुझे डाटा गिवन है ना इसमें, तो उस डाटा का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ से कि उस डाटा से मुझे EK मिल सकता है। कैसे? L शेल से जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है K शेल के अंदर, तो इसमें जो फोटोन इमिट होगा दैट वाज 109.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है दिस वाज 109.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो एक तो मुझे यहाँ से मिल रहा है कि EL माइनस EK दैट्स वैल्यू विल बी 109.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आल्सो मुझे आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी गिवन है इसका L शेल का 6.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट मीन्स E इन्फिनिटी माइनस में हो जाएगा हमारे पास में EL। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी हो गया हमारे पास। ठीक है, 6.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और अब मैं यहाँ से अगर EK वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ तो जस्ट मैं यहाँ पुट करूँगा और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर माइनस EK आप निकालना चाहते हैं तो दोनों को आप लोग ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये वैल्यू तो 0 है। ठीक है, ये वैल्यू 0 है, आप दोनों को अगर ऐड करेंगे, ओके, सो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से दोनों को ऐड करने से EL से EL से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस EK है ना, तो माइनस EK एंड दैट्स वैल्यू विल बी 109.2 एंड 6.4। यू टू ऐड बोथ, सो आई एम गेटिंग 6 एंड 5 एंड 1 1। ठीक है, इतना मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, सो 115.6 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 115.6 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो अब ये वैल्यू मुझे दे रखी है 115.62 और काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो इसको अगर मैं इधर लेकर के आऊँगा तो इसका मतलब मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा इज नथिंग बट 115.62 एंड माइनस में 115.6। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.02 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप यहाँ से हटा भी सकते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस एनर्जी दिस इलेक्ट्रॉन विल गेट। ओके, जो काइनेटिक एनर्जी इसकी रहेगी दैट वाज 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी नेट का ही प्रीवियस क्वेश्चन है। इसमें आपको दे रखा है कि जो बाइंडिंग एनर्जी है ना K शेल और L शेल का, उसकी वैल्यूज आपको ये दे रखी हैं और आइगर इलेक्ट्रॉन जो है वो उसका काइनेटिक एनर्जी आपने निकालना है। तो पहले आपको आइगर इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि आइगर इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के अंदर जो ट्रांजिशन होता है उसमें वैकेंसी को फिल किया जाता है बाय आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर हमारे पास फोटोन उस ट्रांजिशन के दौरान इमिट हो रहा है, ठीक है, तो अगर ये फोटोन अपनी एनर्जी को किसी दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन को दे देता है कुछ अमाउंट में, तो हम ऐसा कहेंगे कि जो एक्सरे हमारे पास इमिट होगा उसका एनर्जी रिड्यूस हो जाएगा, उसका एनर्जी हल्का से रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड आइगर इफेक्ट। ठीक है, और जिस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल रही है ड्यू टू दिस फोटोन, ठीक है, देन दैट एनर्जी इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। ठीक है, हम निकाल सकते हैं उसको। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये K शेल है, ठीक है, दिस इज K शेल। ठीक है, ये हमारे पास K शेल है, ओके, एंड दिस इज अवर L शेल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब मान लेते हैं हमारे पास कि कोई इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन यहाँ से आता है, यहाँ से वैकेंसी क्रिएट होती है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा यहाँ से। आपको पता है कि जैसे ही यहाँ पे ट्रांजिशन होगा तो ट्रांजिशन होते के साथ एक्सरे फोटोन इमिट होगा, और अगर ये एक्सरे फोटोन इमिट होकर के किसी दूसरे शेल, जैसे मान लो L शेल का एक दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लो, तो L शेल के किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से अगर मान लो ये इंटरेक्ट करता है तो उसको कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, और अगर उसको काइनेटिक एनर्जी मिल गई देन दैट वाज कॉल्ड आइगर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उसकी एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो उसकी एनर्जी हमारे पास हो जाएगा, देखो L शेल में बैठे इलेक्ट्रॉन की आपने एनर्जी निकालनी है ना, ठीक है, जिसको काइनेटिक एनर्जी मिली है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दैट वैल्यू विल बी द गामा, जो कि हमारे पास फोटोन इमिट हुआ था उसका एनर्जी, एंड माइनस में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बैठा हुआ था उसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी थी L शेल के अंदर, दैट मीन्स EL, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है भाई, जो भी हमारे पास फोटोन आया है, जब उसको इंटरेक्शन करवाया है इधर जो इलेक्ट्रॉन बैठा है कोई L शेल के अंदर, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में सिर्फ K और L शेल ही दे रखा है, तो ऐसा हम यहाँ से कह सकते हैं कि K शेल का इलेक्ट्रॉन जो वैकेंसी क्रिएट हुई है, L शेल का इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांजिशन कर रहा है, ऐसा ही पॉसिबल है ना इस केस में। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ L शेल में मौजूद रहेगा उसकी जो एनर्जी, उसको जो एनर्जी एक्स्ट्रा मिली है दैट वाज द काइनेटिक एनर्जी ना, तो वो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा कि जो गामा रे है फोटोन उसकी एनर्जी कितनी है, माइनस में द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस। ठीक है, L शेल इलेक्ट्रॉन। ओके, एंड व्हाट इज द ई गामा, ई गामा मेरे पास होगा जब ट्रांजिशन हो रहा है L शेल से K शेल में, देन दिस वाज नथिंग बट EK माइनस EL, EK माइनस EL, एंड दिस इज आल्सो माइनस EL। ठीक है, सो यू आर गेटिंग EK माइनस 2EL। सो दिस वाज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस आइगर इलेक्ट्रॉन। ओके, तो K शेल में बैठे इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो आपको दे रखी है बाइंडिंग एनर्जी, और L शेल की भी आपको दे रखी है
ये दे रखा, जस्ट आपने सारे दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है और आपके पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी आएगा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो इस प्रकार से नेट में ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये जैम का क्वेश्चन था, आसान था, फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज एप्लीकेशन ऑफ एक्सरे। तो जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन एक्सरे का हम लोग फिजिक्स में जो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मेडिकल में नहीं, फिजिक्स में जो हम इस्तेमाल करते हैं, दैट वाज ये होता है कि जो हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है या एटॉमिक डेंसिटी है, ठीक है, तो इनको यहां पर मेजर किया जा सकता है बाय यूजिंग एक्सरेज। ठीक है, ओके, तो एक्सरेज जो है इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले ब्रैग्स लॉ आता है हमारे पास। ब्रैग्स लॉ एक कंडीशन है, ठीक है, उस कंडीशन को हम सबसे पहले जो है यहाँ पे डिफाइन करते हैं, कंडीशन क्या चीज़ है। ठीक है, सो ब्रैग्स लॉ का मतलब ये होगा कि जो हमारे पास एक्सरे आ रहा है, ठीक है, जब वो हमारे पास स्कैटर होगा, ठीक है, उन एटम्स के साथ इंटरेक्ट करने के बाद जब भी स्कैटर होगा हमारे पास, तो उसके लिए सर्टेन हमारे पास एक कंडीशन है, ठीक है, सर्टेन एंगल्स पे हमारे पास वो जो है वो जाएगा, ठीक है, और वहाँ पर हमारा डिटेक्टर लगा रहेगा और वो मेजर कर लेगा कि हमारे पास पीक नज़र आ रहा है कि नहीं नज़र आ रहा है। और पीक्स के आधार पर इंटेंसिटी जो पीक्स होती हैं या जिसको हम XRD पीक्स बोलते हैं, उन पीक्स के आधार पर ये जज किया जाता है कि इसके जो एटॉमिक डेंसिटी वो कितनी है। ओके, और उससे क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी आप लोग मेजर कर सकते हैं क्योंकि उसमें मिलर इंडिसेस का काम है दरअसल। ठीक है, तो मिलर इंडिसेस आपको अलग अलग प्लेन्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, और मिलर इंडिसेस जब आप पुट करेंगे अलग अलग वैल्यूज HKL की, तो उसके बिहाफ पे आप बता सकते हैं कि हमारे पास जो स्कैटरिंग फैक्टर है उसका वैल्यू कितना है, और स्कैटरिंग फैक्टर का जब आप एम्पलीट्यूड लेकर के उसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास इंटेंसिटी सामने आ जाएगी। तो जहां जहां पे आपको इंटेंसिटी पीक मिल रही है तो आप उसके कोरस्पॉन्डिंग बता देंगे कि ये HKL प्लेन हमारे पास में इंटेंसिटी पीक देगा और एटॉमिक डेंसिटी में ये फैक्टर है एक्चुअल में। ठीक है, तो ब्रैग्स लॉ में सबसे पहले तो ये बताया जाता है कि जो भी हमारे पास होता है सॉलिड के अंदर अरेंजमेंट, वो हमारे पास रेगुलर प्लेन्स की तरह होता है। ठीक है, रेगुलर प्लेन्स में हमारे पास एटम्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए हमने कोई भी एक एक्सरे फोटोन को यहाँ पर इंसिडेंट करवाया, ठीक है, तो जो हमारे पास इंसिडेंट एंगल होगा, ठीक है, विद दिस प्लेन, दैट वाज नथिंग बट थीटा। इसको हम लोग ब्रैग एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ब्रैग एंगल बोलते हैं। और ये जो हमारे पास 2 प्लेन मैंने अज्यूम किए हैं, लेट अस कॉल कि इनके बीच का जो ये सेपरेशन है, दैट सेपरेशन इज कॉल्ड इंटरप्लेनर स्पेसिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग और इसको स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। अब जैसे यहाँ पर ये आएगा तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये स्कैटर होगा। ठीक है, ये डाइफ्रैक्ट हो जाएगा। ओके, तो इंसिडेंट इस प्रकार से आ रहा था, डाइफ्रैक्शन इस डायरेक्शन में हुआ है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो एंगल हमारे पास बनेगा, दिस इज 2 थीटा एंड दिस 2 थीटा इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन एंगल। ठीक है, इसको लोग क्या बोलेंगे, डाइफ्रैक्शन एंगल। इसको कई बार ग्लांसिंग एंगल भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हुआ। अब मान लो हमारे पास कोई दूसरा इसी प्रकार से होता है, ठीक है, कोई दूसरा एक्सरे फोटोन है जो इसी प्रकार से आता है। ठीक है, ये इस प्रकार से आया एंड देन यहाँ से हमारे पास, ठीक है, वन थिंग, ठीक है, ठीक है, ये इस प्रकार से चला जाता है। ओके, तो इसमें क्या करेंगे आप लोग, ठीक है, ये मैंने सभी लाइंस को ज्वाइन कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, यहाँ पे आपने कंडीशन बतानी है कि कंडीशन क्या रहेगी। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो 2 वेव्स आ रही हैं इनके बीच आप पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब ये दोनों वेव्स जो है जब इंटरफेयर करेंगी इस केस में, तो इंटरफेयर हमारे पास कंस्ट्रक्टिवली भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिवली भी हो सकता है। ओके, तो वो डिपेंड करेगा एक्चुअल में। तो अब यहाँ पर क्या है कि जैसे इसमें पाथ डिफरेंस निकाल लेंगे तो फिर आप कंडीशन बता देना कि हमारे पास जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उसकी कंडीशन हमारे पास n लैम्डा है, यानी मैक्सिमम मिलेगा उस केस में, और मैक्सिमम मिलेगा तो हमारे पास ब्रैग कंडीशन डिराइव हो जाएगी। ओके, तो इस केस में आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास इन दोनों रेज के बीच में, ठीक है, इन दोनों रेज के बीच में जो पाथ डिफरेंस है दैट वाज नथिंग बट OP। ठीक है, दिस कंप्लीट। तो इस पॉइंट को मैं Q नाम दे देता हूं, बीच वाले इंटरमीडिएट को। तो मुझे OQ प्लस QP निकालना है, मतलब OQ निकाल लो तो हमारे पास वो OP के बराबर ही रहेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, देखिए अगर ये एंगल थीटा है तो आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल होगा दैट वाज 90 डिग्री। ठीक है, सो दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। और क्योंकि यहाँ से मैंने आपको परपेंडिकुलर डाल के दिखाया है, दिस इज परपेंडिकुलर एक्चुअली, ठीक है, डायग्राम थोड़ा सही नहीं बना। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री आएगा। तो इस केस में क्योंकि ये कंप्लीट 90 है, तो अगर ये 90 माइनस थीटा होगा देन दिस इज आल्सो थीटा। ठीक है, और ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर आपने डाला है दिस वाज D। ठीक है, तो आप यहाँ से देखेंगे और ये 90 डिग्री है हमारे पास। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर ये थीटा है, ये D है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस वाज D साइन थीटा। ठीक है, सो दिस वाज D साइन थीटा, और अगर ये D साइन थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, D साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज D साइन थीटा। तो नेट जो मेरे पास पाथ डिफरेंस हो गया इन दोनों रेज के बीच में दैट वाज नथिंग बट 2D साइन थीटा। ठीक है, और इंटरफेयर जब ये करेंगे कंस्ट्रक्टिवली देन दैट कंडीशन विल बी n लैम्डा के बराबर हो जाएगा। ठीक
ठीक है। एन यहाँ पे ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एन ऑर्डर डिपेंड करेगा, मतलब कि कितनी नंबर ऑफ पीक्स आपको नजर आ रही है इस बात को बताएगा। जैसे एन का वैल्यू 1 है, दैट मींस एक पीक नजर आ रही है, एन का वैल्यू 2 है, 2 पीक नजर आ रही है, इस प्रकार से, ठीक है। सो नंबर ऑफ पीक्स या नंबर ऑफ इंटेंसिटी, जो हमारे पास इंटेंसिटी आएगा, ठीक है, वो हमारे पास मिल भी रहा है, पीक मिल भी रहा है, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक फैक्टर हम लोग डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं स्कैटरिंग फैक्टर, ठीक है, स्कैटरिंग फैक्टर। और ये जो स्कैटरिंग फैक्टर होता है वो दो तरीके से डिफाइन हो सकता है। एक हम एटम के लिए डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, एक हम एटम के लिए डिफाइन कर सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, क्योंकि इंटरेक्शन तो उन्हीं के साथ हो रहा है। एक्सरे जो फोटॉन्स आ रहे हैं वो एटम के अंदर बैठे इलेक्ट्रॉन्स को तो नॉकआउट कर रहे हैं ना, तो वहां से हमारे पास एक्सरे इमिट हो रहा है, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं एटम के बिहाफ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना हमारे पास, उनका जो कंट्रीब्यूशन है स्कैटरिंग का, तो वो आप स्कैटरिंग फैक्टर जब आप निकालेंगे दैट वाज कॉल्ड एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर। और यूनिट सेल में क्योंकि बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं, यूनिट सेल होता है ना, एक यूनिट सेल में एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यूनिट सेल के कोरस्पॉन्डिंग जो आप निकालेंगे एटम्स का कंट्रीब्यूशन, देखिए एटम्स में इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं और यूनिट सेल में एटम का कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो दैट वाज कॉल्ड ज्योमेट्रिक स्कैटरिंग फैक्टर, ठीक है। तो एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर को कैसे डिफाइन करें हम लोग, इसको डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास जो स्कैटरिंग हुआ है बाय द वन इलेक्ट्रॉन वो कितना है, डिवाइड बाय स्कैटरिंग ऑफ द होल एटम, कंप्लीट एटम्स की वजह से, ठीक है। सो स्कैटरिंग बाय द वन इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय स्कैटरिंग बाय द होल एटम, दिस वाज कॉल्ड एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल f, ठीक है। और अगर हम लोग एक यूनिट सेल के लिए देख रहे हैं तो फिर इसके लिए हम लोग डिफाइन करेंगे ज्योमेट्रिक स्कैटरिंग फैक्टर, जिसको हम लोग कैपिटल F से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है हमारे पास में कि स्कैटरिंग ड्यू टू द वन एटम एंड डिवाइड बाय स्कैटरिंग ड्यू टू द होल यूनिट सेल, ठीक है। और इन दोनों के बीच जो रिलेशन होता है, ये रिलेशन इट इज डिफाइंड एज F इज इक्वल टू समेशन, ठीक है, कि बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट है ना यूनिट सेल में, तो समेशन, और ये हो जाएगा F, ठीक है, एंड e टू द पावर -2 पाई आयोटा, और यहाँ हो जाएगा HB1 प्लस KB2 और प्लस में हो जाएगा LB3, दिस वाज दी वैल्यू, ठीक है। और अगर यहाँ से इंटेंसिटी आप निकालना चाहते हैं तो पहले F निकालें और फिर उसके बाद F का मॉडुलस लेकर के स्क्वायर करेंगे तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी। तो आपको पता चल जाएगा कि अगर इसकी वैल्यू नॉन जीरो आ रही है दैट मीन्स दिस गिव्स मी एक्सरे डायफ्रैक्शन में पीक मिलेगी, ठीक है। तो इसमें HKL जो है इसकी वैल्यू अलग अलग लाई करेगी, लेकिन क्योंकि हमारे पास सिंपल क्यूबिक है, FCC है, BCC है, इन सब के लिए तो B1 B2 B3 फिक्स रहता है। आप जानते हैं B1 B2 B3 तो फिक्स रहेगा हमारे पास। B1 B2 B3 क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द हमारे पास जो एटम्स की जो पोजीशन है ना, अफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जब हम निकालते हैं, जैसे सिंपल क्यूबिक है तो अफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना आता है 1, तो उस 1 एटम की एक्चुअल में पोजीशन कहां पर है, दैट वाज रिप्रेजेंटेड बाय B1 B2 B3। BCC है तो अफेक्टिव कितने हैं, 2 हो गए ना हमारे पास, अफेक्टिव 2 होंगे, एक तो बीच वाला सेंटर पे है और जो 8 कॉर्नर पे बैठे हैं उनकी वजह से 1, तो 2 हो गए टोटल। तो उन 2 के हमारे पास पोजीशन कहां पर है, दैट वाज B1 B2 B3। FCC में 4 होंगे, ठीक है, डायमंड में भी कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहां पर वैल्यूज आप B1 B2 B3 की फिक्स रख सकते हैं, ठीक है, अलग अलग मतलब कोऑर्डिनेट्स में। और ये जो H, K और L है इनको आप वेरी करवा दीजिए और फिर आप देख लीजिए कि यहाँ से F का वैल्यू कितना आ रहा है, ठीक है। सो देखिए उदाहरण के तौर पे जैसे मैं आपसे पूछूं कि BCC है ना, BCC स्ट्रक्चर है, तो BCC अगर स्ट्रक्चर है तो इसमें B1 B2 B3 कितना होता है, तो इसमें 2 वैल्यूज होती हैं, एक 0 0 0 ये पोजीशन होता है, ठीक है, और एक पोजीशन होता है हाफ हाफ और हाफ, ठीक है। तो अब समेशन लगा हुआ है, मतलब दोनों की वजह से आपने इफेक्ट देखना है ना, तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर अगर आप वैल्यू पुट करेंगे देन आई एम गेटिंग F इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा F, ठीक है, और यहाँ से आप वैल्यू पुट करते जाइए, ठीक है। तो e की पावर -2 पाई आयोटा, और देखिए 0 0 0 आप पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, e की पावर 0 इज नथिंग बट 1, ठीक है, प्लस में फिर e की पावर -2 पाई आयोटा, ठीक है, और यहाँ से हाफ जो है वो कॉमन आ जाएगा ना, इन तीनों में है तो इसलिए, तो हाफ में ये बाहर ले लेता हूँ और मेरे पास आ जाएगा यहाँ से H प्लस K प्लस L, ओके, ये मेरे पास आ गया, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, और e की पावर -पाई आयोटा समथिंग, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे 2 कंडीशन है, यहाँ पे अगर यहाँ से H प्लस K प्लस L ओड हो सकता है या फिर H प्लस K प्लस L इवन नंबर हो सकता है ना, नंबर रिप्रेजेंट करता है ना, इंटीजर्स ही तो होते हैं H K L हमारे पास, इंटीजर्स होते हैं प्लेन्स के अंदर जो लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटरसेप्ट से फाइंड आउट होते हैं दरअसल। तो H प्लस K प्लस L अगर ओड है या इवन है तो उसकी वजह से हम F निकाल सकते हैं। अगर ओड हुआ तो अगर ये ओड है तो इस केस में इसकी वैल्यू कितनी आती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना डी मोइरेस थ्योरम इन कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कितनी वैल्यू आती है -1, तो 1 - 1 कितना हो गया 0, दैट मीन्स F का वैल्यू 0, दैट मीन्स इंटेंसिटी विल बी 0, ठीक है। सो देयर इज नो पीक, कोई पीक मुझे नहीं मिलने वाली, ठीक है, जब HKL ओड होगा। HKL जब इवन होगा दोनों तीनों का सम, तो ऐसे केस में यहाँ पर e की पावर माइनस का पाई आयोटा और इवन, तो मेरे पास आ जाएगा इसका वैल्यू 1, तो 1 + 1 = 2,
ठीक है। सो एफ का वैल्यू 2f हो गया ना, 1 + 1 2 और 2f, तो इंटेंसिटी कितना हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f का स्क्वायर, यानी कि इंटेंसिटी कितना हो गया 4f², और अगर 4f² है तो मुझे यहाँ पर मिलेगा पीक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है कि बीसीसी के लिए बताइए किस कंडीशन पे हमें जो एक्सआरडी पीक है वो नहीं मिलेगी, तो आप कहेंगे जब हमारे पास H + K + L ओड होगा तब नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशंस हैं 3-4, तो आप याद रख लीजिएगा इन कंडीशंस को, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में पूछा जाता है नेट के अंदर, ठीक है। एक तो सिंपल क्यूबिक, एक बीसीसी, एक एफसीसी और एक हमारे पास डायमंड, ठीक है। तो इन तीनों के लिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए जो सिंपल क्यूबिक होता है इसमें आपको सभी जो पीक्स होती हैं वो नजर आती हैं, ठीक है। इस केस में कोई ऐसी आपको HKL की वैल्यू नहीं मिलेगी जिसमें आपको पीक नजर नहीं आने वाली है। दैट मीन्स ऑल पीक आर विजिबल हेयर, ठीक है, ऑल पीक विजिबल, ठीक है, ऑल पीक्स विजिबल, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। बीसीसी के अंदर क्या होगा, बीसीसी में हमारे पास क्या होगा कि हम देख सकते हैं जब H + K + L इसका वैल्यू अगर ओड है तो ऐसे केस में हमें पीक नजर नहीं आ रहा है। एफसीसी में क्या होगा, अगर HKL हमारा इवन ओड मिक्स हो गया, ठीक है। इवन ओड मिक्स होने का मतलब जैसे मान लो इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 2 है, तो इवन ओड मिक्स है ना हमारे पास, तो ऐसे केस में अगर इवन ओड मिक्स अगर हो जाता है तो ऐसे केस में पीक नजर नहीं आती है। डायमंड में क्या होता है, डायमंड में ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई होती है, प्लस में एक और कंडीशन है, अगर HKL अगर सभी के सभी इवन हो जाए, ऑल इवन, तो ऐसे केस में भी हमारे पास इंटेंसिटी पीक नजर नहीं आती है। तो ये सर्टेन कंडीशन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो होप आपको आज का ये एक्सरेज का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा, और अगर आपको ये समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।